7 दिसंबर को अपने घर से निकलकर झाड़ू को वोट दे, झाड़ू के बटन को दबाए और एक आम आदमी को कामयाब करे। अब एक आम आदमी वोट करेगा आम आदमी को। झूठ के इस दौर में सच को पहचानना मुश्किल होता है। बुरे दिन के इस दौर में अच्छे दिन के झांसे को पहचानना मुश्किल होता है। आप सब लोग इस सभा में सुनने के लिए आए हैं। मैं आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आप अमूमन किसी चुनावी सभा में जब जाते हैं तो तमाम वक्ता आपसे कहते हैं कि हमारे ही कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं ये बात इसलिए आपसे नहीं कहूंगा, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि मैं दिल्ली से आया हूं, बिहार से आया हूं। मुझे क्या मालूम कि हैदराबाद के लोगों की परेशानियां क्या है, और मैं नहीं समझता कि आपका तजुर्बा हमारे तजुर्बे से कम है। आपका तजुर्बा ज्यादा है। आप अच्छे से पहचानते हैं इस इलाके के सियासतदानों को, सियासत करने वाले लोगों को। इस संबंध में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ नौजवान होने के चलते, और आप तमाम लोग जो यहां मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैं ये देखने के लिए आया हूं कि हमारे हैदराबाद के क्या हाल हैं। मैं जब भी हैदराबाद आता हूं तो लोग मुझे 4 मीनार देते हैं, और देते हुए ये कहते हैं कि 4 मीनार की ये 4 मीनारें हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को बताता है। इसकी एक एक मीनार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकता के प्रस्तुत करता है। और मेरा यह भी मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला कोई शख्स जो पुरानी दिल्ली ना देखा हो, पुराना हैदराबाद ना देखा हो, उसको नए भारत के नाम पे भारत को तोड़ने की जो साजिश चल रही है उसका मालूमात नहीं होगा। इसीलिए मैं इस पुराने शहर में आया हूं आपसे बात करने के लिए। मैं ये भी समझता हूं, और मेरा ये मानना है कि यहां आने की एक और आसान बात यह है कि आप दिल्ली में हो, पुरानी दिल्ली में, तो आपको हरियाणवी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आप हैदराबाद में हो और पुराने हैदराबाद में हो तो आपको तेलुगु बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान हो जाता है आपसे बात करना। आप क्या महसूस कर रहे हैं उसको महसूस करने की कोशिश करना, और देश में क्या चल रहा है उसके संबंध में आपसे रूबरू होना। अभी एक छोटा सा बच्चा, मैं उसको देख रहा था, बड़ी जतन से एक कुर्सी लेकर के आया और आगे में लगा करके बैठ गया। एक साथी ने उसको कहा कि हटाओ कुर्सी यहां से। बच्चा छोटा है, सामने बड़े व्यक्ति थे, तो बच्चा हट गया, उधर जाके खड़ा हो गया। मैंने उसको अपने करीब बुलाया और पूछा कि क्या करते हो, तो बोला पढ़ते हैं, यही बगल में हमारा स्कूल है। हम बोले क्या पढ़ते हो, बोला इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इस बात को समझिएगा, वो बच्चा टोपी लगा रखा था, उसके मनोविज्ञान को समझिए। वो मुझे क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं उसको उसके जैसा नहीं दिख रहा हूं। मैंने टोपी नहीं लगा रखी है, मेरी दाढ़ी नहीं बढ़ी हुई है, इसीलिए वो जोर दे करके बोला कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ता हूं। अब इंग्लिश मीडियम कोई पढ़ाई नहीं होती, वो एक मीडियम होता है। लेकिन जो प्रचार है दुनिया में, जो प्रचार है हिंदुस्तान में, कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप पढ़े लिखे नहीं माने जाते हैं। मेरे दोस्त, जितना जरूरी अंग्रेजी है उतना ही जरूरी उर्दू भी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर हमने उस बच्चे को कहा कि खूब मन लगा करके पढ़ो, कुर्सी अपने आप मिल जाएगी।
हालांकि मैं पिछले 2 दिनों से इधर घूम रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों को कुर्सी आसानी से नहीं मिलती। चुनाव में और इस राजनीति के खेल में कुर्सी उसको मिलती है जिसके पास पैसा हो, नाम हो, मजहब हो, जात हो, गुन्ने हो, कुर्सी उसको मिलती है। यही बात, यही दर्द मैं आपसे बयान करने के लिए आया हूं कि ये तेलंगाना का चुनाव है। अगर तेलंगाना के चुनाव में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हुआ, जिस तरीके से रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई, जिस तरीके से जेएनयू से नजीब को गायब कर दिया गया, इस पे यदि आप विचार नहीं करेंगे वोट देने से पहले, तो एक बार सोचिएगा जरूर कि हम अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं और हम अपने नौजवानों की कितनी चिंता कर रहे हैं। ये दर्द मैं आपसे बयान करने के लिए आया हूं। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि चुनाव के इस वक्त में तरह तरह की बात की जाएगी और कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। मसलन एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस महाकुटुंबी के सारे पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है। कुछ लोगों ने कहा टीआरएस इज इक्वल टू आरएसएस। और आज मैं अमित शाह का बयान पढ़ रहा था, मोटा भाई का। गुजराती में उनको बड़े भाई को मोटा कहा जाता है, हालांकि वो हुए भी मोटे, लेकिन मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूं। मोटा भाई ने कहा कि टीआरएस कांग्रेस की बी टीम है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? कांग्रेस कहे कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहे कि ये कांग्रेस की बी टीम है, तो आप कंफ्यूज होंगे ना। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक बात तो तय है कि टीआरएस तेलंगाना में चुनाव हार रही है। क्यों? क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि ये एक दूसरे की बी टीम है, तो बी टीम थोड़ी जीतती है, जीतती तो एक टीम है। तो ये तय है कि टीआरएस हार रही है। ये कंफ्यूजन में आप मत आइए। अब ये कांग्रेस की बी टीम है कि बीजेपी की बी टीम है, इसको 2 मिनट में समझ लेते हैं। तेलंगाना का चुनाव समय से पहले हो रहा है। बच्चा 9 महीने से पहले यदि पैदा हो जाए तो उसको शीशे में रखना पड़ता है, ना, क्योंकि उसके ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं। जब उसके ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तब उसको शीशे से बाहर निकाला जाता है। तो आपका चुनाव समय से पहले हो रहा है। सवाल यह है कि चुनाव समय से पहले क्यों हो रहा है? मौसम देख के तो नहीं हो रहा है कि मौसम बहुत बढ़िया है दिसंबर का, इसलिए चलो दिसंबर में चुनाव कराएंगे। ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही एक दिन सोए हुए आपके जो मुख्यमंत्री, उनको सपना आया कि बड़ा अच्छा दिन है, पंडित जी ने पत्रा देख करके बताया है कि चलो दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये राजनीति है और इस राजनीति को आपको राजनीतिक तौर पर समझना चाहिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि टीआरएस किसकी जीती है। चुनाव पहले इसलिए हो रहा है कि अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता तब तो अपने आप पता चल जाता कि किसकी बी टीम है, क्योंकि लोकसभा में बार बार टीआरएस बीजेपी के साथ खड़ा होती है। और इसका 3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। नोटबंदी जब हुआ था, याद कर लीजिए, और ये पुराना शहर है, यहाँ पे लोग छोटा छोटा उद्योग धंधा से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदारी का काम करते हैं। कोई साइकिल की दुकान चलाता है, कोई अंडे की दुकान चलाता है, कोई कपड़ों की दुकान चलाता है, कोई यहाँ माल तैयार करके देश के दूसरे इलाकों में भेजता है, कोई बाहर से माल ला करके यहाँ के बाजार में भेजता है। यही काम मुख्य रूप से करते हैं ना। नोटबंदी के बाद ये सारे उद्योग काम धंधे तबाह हो गए और उस नोटबंदी को आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है। मैं नहीं कहूंगा कि किसकी बी टीम है, आप खुद समझ लीजिए कि किसकी बी टीम है। उसके बाद बस मैं याद दिला रहा हूं आपको, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ
राष्ट्रपति के चुनाव में टीआरएस ने किसके कैंडिडेट को सपोर्ट किया? बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया कि नहीं किया? कि हम प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, किया था ना। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी टीआरएस ने किसको सपोर्ट किया? बीजेपी को सपोर्ट किया। और अभी अमित शाह आकर के कह रहे हैं कि टीआरएस कांग्रेस की भी टीम है। कितना बढ़िया झूठ बोलते हैं नहीं? अच्छा लगता है नहीं? प्यारा प्यारा झूठ बोलते हैं। इसके साथ साथ अमित शाह ने एक बात और कही, यह कहा कि टीआरएस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। यह बात भी बीजेपी ने कहा। अब यह बात बीजेपी क्यों कह रही है? यह बात बीजेपी इसलिए कह रही है कि बीजेपी को पता है कि टीआरएस और एमआईएम की दोस्ती है कि नहीं है? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मैं अपनी बात वापस कर दूंगा। टीआरएस और एमआईएम की दोस्ती है, तो उनको पता है कि मुसलमान बचाने के नाम पे लोग एमआईएम को वोट दे देंगे, देंगे नहीं देंगे? दीजिएगा तो मुसलमान आप बचाइएगा तो अल्लाह क्या करेंगे? धर्म बचाने का काम हमारा है, हम अल्लाह को बचाएंगे कि अल्लाह हमको बचाएंगे? हम राम को बचाएंगे कि राम हमको बचाएंगे? एक बार सोच के जरूर देखिएगा इस बात को। धर्म का अस्तित्व उस धर्म की खासियत पे टिका होता है, किसी राजनीतिक दल की बदौलत धर्म नहीं होता है। बीजेपी कब बना? बीजेपी कब बना? 1980 में। हिंदू 1980 में पैदा हुए। अरे राम जी सतयुग में पैदा हुए थे। और एमआईएम कब बना? एमआईएम कब बना? और इस्लाम कब पैदा हुआ? और एमआईएम कहां की पार्टी है? हैदराबाद की। और इस्लाम कहां है? पूरी दुनिया में। तो यही चाहते इस्लाम बचा रहे हैं। ये बात आप सोचिए। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, तो इनको पता है कि मजहब के नाम पर जो वोट इकट्ठा होगा वो वोट मिल जाएगा। अब जरूरी है कि टीआरएस को हिंदुओं का वोट दिलवाया जाए। और रास्ते में आते हुए हमारे एक साथी को हमने कहा कि कुछ भी हो जाए दोस्त, तेलंगाना में बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। तो बड़ा खुश होकर के हमारा दोस्त बोला, आप चिंता मत कीजिए, एक सीट आ जाए तो भी बहुत है। हमने उस दोस्त की नादानी से थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि हम बीजेपी की सीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टीआरएस की सीट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जितना टीआरएस को सीट आएगा उतना ही बीजेपी का सीट गिना जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और इसीलिए लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग हो रहा है। हैदराबाद में आप बैठो और दिल्ली में हम बैठेंगे, ये इनकी दोस्ती है। और इस बात का ध्रुवीकरण समाज में कैसे हो, उसके लिए योगी जी कहते हैं कि अगर बीजेपी जीत करके आएगी तो ओवैसी बंधुओं को हैदराबाद छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? योगी जी के बाप का हैदराबाद है, किसी को भी नहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। ओवैसी बंधु भी यहीं पर रहेंगे। और इस बात के लिए हम उनका पूर्ण समर्थन करेंगे कि वो हैदराबाद में रहें और अपनी राजनीति करें। हम उनका विरोध राजनीतिक तौर पे करेंगे, लेकिन भारतीय होने के उनके अधिकार का, उनके संवैधानिक अधिकार का पूरी समर्थन करेंगे। ये लोकतंत्र की खासियत होती है, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज इस लोकतंत्र के भीतर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, उस राजनीति को खास करके नौजवानों को समझने की जरूरत है। जानबूझ करके ऐसी बयानबाजी की जाती है ताकि समाज का ध्रुवीकरण किया जा सके। एक और बयान अमित शाह का आया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और टीआरएस को मस्जिद और गिरजाघर याद है, और उन्होंने कहा है कि मस्जिद और गिरजाघरों में बिजली पहुंचाएंगे। मुफ्त शब्द लगा दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अमित शाह से कि आप ही ने कहा है कि मोदी जी के उज्ज्वला योजना के तहत पता नहीं कितने कितनी योजना होता है, झूठ भी जाते हैं, झूठ कितने याद रखी जा रही है।
उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को बिजली पहुंचा दिया गया। जब पूरे देश में बिजली पहुंचा दी गई है, हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया है, तो मंदिरों को छोड़ दिया गया है? ये मुझे सोच करके आप बता दीजिए। अगर मंदिरों को छोड़ दिया गया है तो हिंदू विरोधी कांग्रेस नहीं है। हिंदू विरोधी इसका मतलब बीजेपी और अमित शाह जिसने हिंदुओं को छोड़ करके बाकी घरों में बिजली पहुंचा दिया है। किसी भी बयान की सच्चाई को अगर आप तफ्सीस करने की कोशिश करेंगे तब आपको सच दिख जाएगा। आज के अखबार में ही इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पे यह लिखा हुआ था कि मोदी जी का ब्रांड नहीं चल रहा है, और यह सर्वे खुद बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने करवाया है कि मोदी जी अब मार्केट में नहीं बिक रहे हैं। मोदी जी के नाम पर लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए, और यही कारण है कि हैदराबाद में उनकी रैली किसी ग्राउंड में नहीं हुई है, स्टेडियम में हुआ है। हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि लोग उनका झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये बात जानते हुए कि मोदी जी अब अगले मार्केट में नहीं बिकेंगे, चुनाव में ये सिक्का चलने वाला नहीं है, तो कुछ तो चाहिए था ना। तो क्या आया है मार्केट में नया? मार्केट में नया आया, हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, फिर से वही जो चला था 90 के बाद उसको फिर से चलाने की कोशिश की जा रही है। एक बात मुझे बताइए, काट की हमारी बार बार चढ़ती है? नहीं चढ़ती है। और यही कारण है कि दिल्ली में जब रैली निकाली गई इन नारों के साथ 100 से ज्यादा लोग उसमें शामिल होने के लिए नहीं आए। ये बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। ऐ मेरे पुराने हैदराबाद के दोस्तों, ऐ हैदराबाद वासियों, आप अपने ऊपर होने वाले हमले को समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां आता है और हैदराबाद को आतंकियों का शहर बोल करके जाता है। यह आपकी इज्जत के ऊपर हमला है। यह बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और उस यूपी में आज भीड़ के द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई है। हम तमाम लोगों को, जो लोग उसमें मारे गए हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन जिसको अपना राज्य नहीं समझ रहा है, वो हैदराबाद से आकर के ये कह रहे हैं कि ये आतंकियों का शहर है। इस बात को आप अपने आत्मसम्मान से जोड़ करके देखिए कि आप यदि बिहार जाए और हमारे शहर को आतंकियों का शहर कह के आए तो आप बर्दाश्त करेंगे इस बात को? हम बर्दाश्त करेंगे इस बात को? बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात योगी हैदराबाद से बोल करके गए हैं। और ये जो दोस्ती है, वो दोस्ती पर्दे के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे है। इसीलिए इस दोस्ती को आप समझिए और ये सोचिए कि ये चुनाव 5 साल में होने वाला कोई रस्म अदायगी नहीं है। यही वो मौका है जहां आप अपना एक एक हिसाब बराबर कर सकते हैं, जहां आप ये सवाल अपनी सरकार से पूछ सकते हैं कि 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। आप ये पूछ सकते हैं कि SC ST को 3 एकड़ जमीन क्यों नहीं मिली। आप पूछ सकते हैं कि 2 BHK फ्लैट क्यों नहीं बना और क्यों नहीं लोगों को मिला। आप पूछ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप वही पुरानी शराब नए बोतल में भर करके दोबारा हमारे सामने लेकर के आए हुए। जो घोषणा पत्र आप देख लीजिए TRS का, वो तमाम वादे जो पिछले चुनाव में किए गए थे, वो इस चुनाव में भी दोबारा किए जा रहे हैं। इस पर आप विचार करके देखिए। और एक आखिरी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो तमाम लोग हैं TRS और उसके सहयोगी, ये आपके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं अपनी घोषणा पत्र में, इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि रोहित वेमुला के हत्यारों को ये सजा दिलाएंगे। ये नहीं बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को डरने नहीं दिया जाएगा, उनको डराने नहीं दिया जाएगा, हिंदुस्तान के नागरिक की तरह उनके साथ बराबर का बर्ताव किया जाएगा। यह बात कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप ये सोचिए कि जिस नारे के साथ तेलंगाना बना था, क्या कहा था? नीलू निदलू नियमा कानून, वही नारा था ना कि
पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और सबको आत्मसम्मान मिलेगा। यही नारा था ना। देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले राज्यों में से तेलंगाना एक राज्य बना हुआ है, क्योंकि किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। और जो किसान फसल पैदा कर रही हैं, तो उनको उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। जब गांव स्मार्ट नहीं होगा तो सिटी स्मार्ट कैसे होगा? इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह जो सत्ता की लूट है, यह जो सत्ता का खेल है, आप उसको समझिए। और यह जो संविधान है, यह संवैधानिक अधिकार है, यह जो आजादी है, यह जो जमहूरियत है, यह किसी ने उपहार में आपको नहीं दिया है। यही हैदराबाद वो धरती है जिसने अंग्रेजों को ललकारा था। इसी हैदराबाद के लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि आज हमको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को बचाने की जरूरत है तो वो हमारा संविधान है, वो हमारा वोटिंग राइट है। और वो जो हमारा वोट का अधिकार है, हमको यह अधिकार देता है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ब्राह्मण हो, महिला हो या पुरुष हो, सबका वोट बराबर होगा। इसीलिए अपनी वोट की कीमत को समझिए और ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व दीजिए जो संविधान की रक्षा कर सके, लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, रोजगार की व्यवस्था कर सके और भारत से बेहतर भारत, तेलंगाना को एक सुंदर तेलंगाना का निर्माण कर सके। इसी अपील के साथ मैं आप तमाम लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला के बाद पांचवें गांधी, अलवा कुंडल चंद्रशेखर राव। पांचवा गांधी एक किताब, एक एल्बम, एक तारीखी दस्तावेज। वजीर आला तेलंगाना जनाब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जिंदगी की सच्ची दास्तां। केसीआर साहब की तेलंगाना तहरीक की मुख्तसर कहानी। मशहूर और मारूफ कलमकार जलालुद्दीन अकबर के कलम का शाहकार केसीआर साहब की तेलंगाना के लिए जिदोजहद और बेहतरीन कारकर्दगी पर लिखी हुई किताब पांचवा गांधी। 360 सफ़ा A4 साइज मल्टी कलर उर्दू और तेलुगु जबानों में। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम दफ्तर गवाह वीकली जामे निजामिया कॉम्प्लेक्स रूबरू SBI गन फाउंड्री से 1000 रुपयों में हासिल कीजिए। पांचवा गांधी।